देखो तो अपन ने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन उसके ऊपर और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। देखो तो जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक होलो होलो कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये इस तरह से। और होलो में भी कैसे थिक है, थिक का मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग है। ये ऐसे मेरे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पे इसमें भरा हुआ है मसाला। कौन सा मसाला? ये कंडक्टिंग मसाला, ठीक है ना। और आपको क्या बोला गया कि इसके सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को रख दिया, ठीक है। और बोला इसके लिए क्या करो, फील्ड लाइंस बनाओ। क्या बनाओ? क्लियर है बात? तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? पॉजिटिव चार्ज की कैसे बनती है? अवे। पर देखो ये खुला है कि गिरा हुआ है, और गिरा हुआ कैसे? नॉर्मल मसाले से, कंडक्टिंग मसाले से। तो कंडक्टर क्या बोलता है? मुड़ना पड़े तो मुड़ जाना, एक तो मेरे परपेंडिकुलर है ना, तो दूसरा अंदर मत घुस जाना, क्या मत कर जाना। अरे क्लियर बात? तो देखना अब दूसरी बात, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहना है। तो स्फीयर के परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है? सेंटर से, ठीक है ना। बताइए ये खुद कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। तो इससे जो भी लाइंस ओरिजिनेट होगी वो स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर करने के लिए मोड़ने मोड़ने की जरूरत तो नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है, इस मसाले के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर बात? तो यहाँ से फिर लाइन निकली, यहाँ टर्मिनेट हुई, फिर आगे चलेगी, यहाँ से क्या हो जाएगी? वापस ओरिजिनेट हुई। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे प्लस क्यों यहाँ रखा, उसने माहौल फैलाया। माहौल फैलाते क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है चार्ज, और यहाँ क्या आ चुका है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ से निकल के यहाँ टर्मिनेट हो रही है, मतलब यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बोलो ये कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस जो है इसकी वजह से अपने को देखने को मिलेगी। समझ आ रही बात? अरे बोलो, ये इस तरह की फील्ड लाइंस जो है अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं में आया, शायद जेई में आया हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या था, सेम कहानी थी, वही कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग स्फीयर था। ये ऐसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और ये यहाँ पे कंडक्टिंग मसाला भरा हुआ है। देखो ये इस तरीके से इसके अंदर कंडक्टिंग मसाला यहाँ भरा हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये इसका सेंटर है, और इस बार चार्ज इसके सेंटर पे ना रखा हो करके, सेंटर से थोड़ा इधर रखा हुआ है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और आपको क्या इसके लिए क्या बनाओ? फील्ड लाइंस बनाओ। तो वापस वही बात, पॉजिटिव है तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। क्लियर है? अच्छा अगर ये नहीं होता, कंडक्टिंग मसाला अगर नहीं होता, इस तरीके से कंडक्टिंग मटेरियल से गिरा हुआ नहीं होता, तो नॉर्मल कैसे फील्ड लाइन बनाता? ये प्लस है, ऐसे निकाल देता। बोले यस और नो। पर आगे चल के इसके रास्ते में कौन आएगा? ये तो कंडक्टिंग सरफेस आएगी। क्लियर है? और बीच में कौन आएगा? कंडक्टिंग मसाला। तो किस बात का ध्यान रखना है? कंडक्टिंग सरफेस आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर होना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, कंडक्टिंग मसाला आ रहा है तो उसमें नहीं घुसना है, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे तो चार्ज कहाँ था? सेंटर पे। तो इससे ओरिजिनेट होने वाली लाइन अपने आप क्या हो गई थी? वो परपेंडिकुलर हो गई थी। तो अपने को मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तोड़ने की जरूरत पड़ी, बाकी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है,
या नहीं है? तो इससे ओरिजिनेट होने वाली हर स्ट्रेट लाइन, अगर मैं स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट ये वाला फोटो बनाऊं तो ओरिजिनेट होने वाली हर स्ट्रेट लाइन क्या नहीं रहेगी, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। क्लियर बात? इस बार दोनों काम करने पड़ेंगे, तोड़ना भी पड़ेगा और मोड़ना भी पड़ेगा। अरे क्लियर है? तो परपेंडिकुलर कराने के लिए फील्ड लाइंस को ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि पीछे बढ़ाने पे कहाँ से पास हो, सेंटर से। कहाँ से? क्लियर है? तो कैसी फील्ड लाइन बनेगी? देखो, ये सबसे पहली है, ये कहाँ से पास हो रही है, तो अपने आप यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ इसके अंदर एंट्री नहीं मारना, यहाँ से बनाना। अरे क्लियर है? इधर जो फील्ड लाइन बनाऊंगा ऐसे, बोलो ये भी कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, तो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ से तोड़ दिया और ये बना दिया। ठीक है? बट अब देखो, इधर से जो फील्ड लाइन जाएगी, अगर उसको मैं सीधा बना देता हूँ तो फिर ये क्या नहीं रहेगी, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको आगे चल करके अपने को ऐसे मोड़ना पड़ेगा ताकि ये कहाँ से पास हो, सेंटर से। कहाँ से पास हो? ठीक है ना? तो ये जो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी, ये आगे चल करके ऐसे मुड़ेगी कि बढ़ाने पे कहाँ से पास हो, ये सेंटर से। कहाँ से पास हो? अरे क्लियर है? तभी जाकर के यहाँ पे जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अरे बोल। और ये फील्ड लाइन कैसे चलेगी, ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। बोल। इसी तरीके से यहाँ से बनाओ। ठीक है ना? तो ये इस तरीके सेंटर से पास करवाना है, तो ऐसे मोड़ के लाएंगे इसको, ये अपने आप कहाँ से पास करिए, सेंटर से, और ये आगे बढ़ा दिए। क्लियर है? ये वाली यहाँ से और लाइन चलाऊँ मैं, जैसे ये वाली लाइन है, अगर ये सीधी यूँ बना दूंगा तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, उसको मोड़ना पड़ेगा ऐसे ताकि कहाँ से पास करे, ये सेंटर से। तो ये ऐसे बनेगी ताकि पीछे बढ़ाने में कहाँ से पास कर जाएगी। अरे बोल। अपने आप यहाँ क्या हो गई, परपेंडिकुलर। क्लियर है? ऐसे ये वाली फील्ड लाइन अगर सीधी बना दूंगा तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि पीछे बढ़ाने पे कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। ठीक है ना? अरे बोलो। बोल, कोई दिक्कत है क्या? अबे समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरह की इसकी वजह से क्या होने वाली है, फील्ड लाइंस बनने वाली है। आया समझ? कोई दिक्कत? फोटो खींच लो इसका। ये है अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना? लो फोटो इसका। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, नेट फोर्स। नेट फोर्स एंड टॉर्क। नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या करने वाले हैं, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं, और उसमें क्या निकालना है अपने को, नेट फोर्स और टॉर्क निकालना है। क्लियर बात? देखो, लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह पे क्या होती है, कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉन्स्टेंट। क्लियर बात? और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनको हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो इस जगह पे इस तरह से मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे। ठीक है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मान लो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है ई वेक्टर। कितनी है? कितनी वैल्यू? ई वेक्टर। ठीक है ना? और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। मान लो ये इस तरीके से इसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ रखा है उसका माइनस क्यू चार्ज। ठीक है? और यहाँ पे रखा है उसका कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ठीक? इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ये है 2a। इसका डाइपोल मोमेंट है p, जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा है, थीटा। यहाँ थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच का है, ई और पी के बीच का। ठीक है ना? इसी फोटो को ऐसे बना सकता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है थीटा एंगल पे, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है ना? अरे क्लियर है? डाइपोल में जब भी एंगल से एंगल लिए जाते हैं ना, तो पी वेक्टर से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? ठीक है? अब अपने को क्या करना है, एक तो इस पर नेट फोर्स निकालना है और एक निकालना है इस पर नेट टॉर्क। ठीक है ना?
तो देखो इधर, तो इसमें कितने आइटम है, दो, एक तो प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों पे अलग अलग फोर्स निकाल के वेक्टर सम कर देंगे। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो क्यू अगर ई में रखा हो तो फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। पॉजिटिव है तो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा क्यू ई, कितना फोर्स लगेगा क्यू ई, और किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्यू है और कौन से फील्ड में रखा है, ई में, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यहाँ इंटेंसिटी ई है तो यहाँ भी ई है, सब जगह ई है, क्लियर बात। तो ये क्यू वाला भी कहाँ रखा हुआ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर भी कितना फोर्स लगेगा क्यू ई, बट ये माइनस है इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, दोनों पे जो फोर्स लगा, अरे क्लियर, मतलब इस डाइपोल पे दो फोर्स लगे, इस डाइपोल पे कितने फोर्स लगे, दो, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल इन एंड अपोजिट इन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स से इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो, क्या होता है, अरे क्लियर बात। तो अपन कहेंगे इसमें नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स एफ नेट ऑन डाइपोल, एफ नेट ऑन डाइपोल, यहाँ कहूँ हियर एफ नेट ऑन डाइपोल इक्वल्स टू कितना है बेटा, जीरो। और इस बात को फिक्स रट लेना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा होगा, चाहे वो कैसे भी रखा हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा खड़ा सीधा कैसे भी, क्लियर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पे जितना फोर्स लगेगा नेगेटिव पे भी उतना ही लगेगा, और दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो। ये रट लेना बिल्कुल, क्लियर बात, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज, क्लियर बात। चलो भाई, फोर्स तो नहीं लग रहा, फोर्स होता है चलाने वाला, फोर्स क्या होता है, चलाने वाला, और टॉर्क कौन होता है, घुमाने वाला। फोर्स जिम्मेदार होता है ट्रांसलेशन के लिए, और टॉर्क जिम्मेदार होता है रोटेशन के लिए, क्लियर है। अच्छा एक चीज देखो, ये डाइपोल जो है ना फ्री रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि अपन ने कोई कील ठोक के इसको कहीं पे हिंज करके रखा है, ये फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब सोच के देखना, ये डाइपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, इस पे फोर्स, इस ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा, इधर, और नेगेटिव पे फोर्स किधर लगा, जितना प्लस पे लगा उतना माइनस पे लगा, तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये ऐसे चलेगा तो नहीं, क्लियर है। बट ध्यान से देखो, जितना फोर्स इस पे लगाऊं इधर और उतना इस पे लगाऊं इधर, तो नेट फोर्स तो जीरो है, बट नेट टॉर्क जो है वो जीरो, टॉर्क तो क्रिएट होगा, क्या तो क्रिएट होगा। और याद करो 11th क्लास में रोटेशन में पढ़ाया भी जाता है कि नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे नेट। और याद करो वहाँ एक बात और बताई जाती है कि नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टेक जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बट नेट फोर्स जीरो होने पे जो टॉर्क होता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो सेम आता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो क्या आता है, सेम। क्या बोला मैंने, वापस सुनना भाई, टॉर्क निकालने के लिए अपने को किसकी भी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, बस इस पॉइंट के अबाउट निकालो, क्लियर बात। तो नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है, बट क्या चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो सेम आता है, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट। अरे बोल, पक्का, ठीक है ना। अच्छा, तो इन दो फोर्सेस का नेट टॉर्क निकालना है, तो दो फोर्सेस का नेट टॉर्क निकालने का क्या तरीका है, एक तरीका तो इंडिविजुअल का निकालो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और याद करो, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन जो फोर्सेज होते हैं इनको कपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कपल, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। और कपल का टॉर्क निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। इसका और इसका निकाल के फिर उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लगा दो फॉर्मूला, तो अपन क्या कहें, नेट फोर्स तो जीरो है बट टॉर्क किस पे लगेगा। और इस कपल टॉर्क को निकालने का तरीका क्या होगा, तो इस कपल टॉर्क को निकालने का तरीका होगा हमारे पास टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, सॉरी टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स
और मल्टीप्लाइड बाई क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन, बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। अरे क्लियर से, तो बोलो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों क्यू ही है, तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्यू ही मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, किसी से किसी भी एक से किसी दूसरे परपेंडिकुलर डाल दो। तो मान लो मैंने ये क्या हो गया हमारे पास। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। ध्यान से देखो, मुझे क्या पता है, ये डिस्टेंस पता है। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, सिमिलर से थीटा ही होगा। तो थीटा के सामने मेरे को परपेंडिकुलर तो चाहिए, और 90 के सामने मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल लिखा हुआ है, ये थीटा, ये सेपरेशन 2 है, और ये तो ये 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह तो आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर की जगह तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज की जगह कितना आ गया, 2 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकल गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास निकल गया 2 है साइन थीटा, कितनी निकल गई, क्लियर है। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो टो इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह बताया था कि डाइपोल के किसी भी पैरामीटर का आंसर काई की टर्म्स में दिया जाता है, पी की टर्म्स में, काई की टर्म्स में, ठीक है ना। तो देखो, और पी होता है, पी क्या होता है, चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ, और यहाँ डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2 है, कितनी है, तो ये रहा चार्ज, और ये रही डाइपोल की लेंथ 2 है। इसको क्या लिख दूंगा, पी, क्या लिख दूंगा इसको, तो टो इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, टो इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास पी साइन थीटा, अरे क्लियर है। और मैं टो जो है पी क्रॉस ई, ध्यान रखना इसको पी क्रॉस ई ही लिखेंगे, ई क्रॉस पी मत लिख देना, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ठीक है ना। पी क्रॉस ई लिखा तो इसको पी क्रॉस ई लिखना है, अरे क्लियर है। अब दिमाग में एक चीज और आ जाती है, पी क्रॉस ई क्यों लिखा आपने, ई क्रॉस पी लिखते ना शुरू से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, डायरेक्शन भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात बता, ये जो अभी यहाँ फोटो बना हुआ है, इस फोटो के अकॉर्डिंग ये डाइपोल घूमेगा किधर, इधर फोर्स लेगा, इधर लेगा, तो ये यूं घूमेगा, यूं का मतलब कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा, अरे क्लियर है। तो तेरे को वहां जो वेक्टर फॉर्म लिखना है वो ऐसे लिखना है कि क्लॉकवाइज घूमे। तो अगर तू ई क्रॉस पी लिखेगा, देख इधर, तो ई ऐसे रहेगा और पी ऐसे रहेगा, तो तेरा टोर कैसे आएगा, बाहर कहाँ आएगा, जबकि और बाहर वाली डायरेक्शन को कैसे लेते हैं अपन, पॉजिटिव, कैसा लेते हैं, याद करो 11th क्लास में ही पढ़ाया था कि क्लॉकवाइज टोर, क्लियर बात। तो यहाँ जो अगर तू इसको ई क्रॉस पी लिखता है तो पॉजिटिव आएगा, जबकि रियलिटी में आना कैसा चाहिए, नेगेटिव, इसलिए क्या लिखना चाहिए, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस, अरे क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज एक और सुनना, कि ये जो है ना ये फ्री टू रोटेट है। फ्री टू रोटेट का मतलब इसको किसी जगह पे हिंज नहीं कर रखा आपने, जैसे अगर किसी है ना, और उसको मैं यहाँ कील ठोक दूं, तो ये फिर इसी के अबाउट घूमेगी, अरे बोलो, और वहीं पे मैं किसी हल्की सी स्टिक को फ्री छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, अरे क्लियर है बात, और इस पे टोर्क लग जाए, मान लो क्या लग जाए, इस पे फ्री छोड़ दिया, उस पर टोर्क लग, चीजें जो फ्री टू रोटेट है, फ्री टू रोटेट है, तो टोर्क लगने पर ये उस एक्सिस के अबाउट घूमती है, जो एक्सिस कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से, कहां से पास करती है, अरे क्लियर बात। अगर मान लो मैं कहूं कि ये डाइपोल पे जो दोनों पार्टिकल्स रखे हुए हैं दोनों का मास बराबर है, तो बराबर मास है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, कहाँ होगा, बिल्कुल। तो ये किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, जो कहां से पास करेगी, बिल्कुल बीच में,
इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है। जैसे मैं कहूँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सिस मतलब क्या, एक लाइन ही तो है। मैंने कहा इस पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस बनाओ, तो इनफाइनाइट हो सकती है, ऐसे भी 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 हो सकती है ना यार। तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली तो इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है, पर्टिकुलर बताओ। क्लियर बात? ऐसे भी हो सकती है, तो पर्टिकुलर बताओ। तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुन रहा हूँ। इफ समथिंग इज फ्री टू रोटेट, बोलो मेरे साथ, इफ समथिंग इज, then applying torque on it, then applying, it will rotate about the axis through and along the torque, passing through center of mass and along the, तो बोलो इसके टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, P क्रॉस E। टॉर्क जो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ मास से। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और कैसे होनी चाहिए वो एक्सिस, अलोंग दी टॉर्क। तो टॉर्क कैसे, यूं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमी। अरे बोलो, ये इतनी सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये 12th में तो इसका कोई लेना देना नहीं, बट आगे चल के जब मैं जेई लेवल, ये डाइपोल को जब अपन क्या करेंगे, एसएचएम कराएंगे, एंगुलर एसएचएम, इसके अंदर तुम्हारा टाइम पीरियड वगैरह कई सारी चीज़ों में वहाँ पे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में काम आती है। ठीक है ना, इसलिए इसको दिमाग में सेट करके रखना। क्लियर है? तो फिलहाल अपने पास फॉर्मूला आ चुका है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसको रखा जाएगा, डाइपोल को, नहीं लगता है, टोर्क उसमें लग सकता है, और जो टोर्क उसमें लगता है वो क्या होता है, पी साइन थीटा, या फिर क्या लिख दो उसको, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, या फिर क्या लिख दो उसको, पी क्रॉस ई। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बार बंद करते हैं, देखो इधर। तो अब अपन बात करते काई के बारे में। क्या देखा पढ़ने की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे, थीटा, है ना, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो तो क्या होगा बेटा, जीरो। क्या होगा? ठीक है ना। और इसके ऊपर टोर्क लगेगा, क्या लगेगा, वो जो टोर्क लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी क्रॉस ई। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अलोंग, अलोंग पी क्रॉस ई। अरे क्लियर है? अब इसी में अपन बनाए स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन आती है कि इफ P पैरेलल टू E, मतलब P और E दोनों क्या है, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो देखो इधर इस डायरेक्शन में कौन है, E, और इसी डायरेक्शन में कौन हो गया, P। ठीक है। तो नेट फोर्स तो कैसे भी रख दो, नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा, कैसे रख दो, नेट फोर्स तो क्या रहेगा, जीरो। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, प्लस भी जितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट क्या आएगा, जीरो। तो नेट फोर्स कैसे ही रख दो, जीरो आएगा। आधा रख, खड़ा रख, किसी एंगल पे रख, तेरी मर्जी है, जैसा रख, मोड़ के रख दे, मैं तो कहता हूँ सीधा नहीं रख रहा तो मोड़ के रख दे, तो भी नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना। निकालना है तो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, पी साइन थीटा। बोलो थीटा कितना है, पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो इस वाले केस में तो टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो। तो बेटा फोर्स भी जीरो हो गया, और टॉर्क भी क्या हो गया। करो कुछ 11th की बातें, अगर किसी चीज पे फोर्स भी जीरो हो जाए, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, तो इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको। और इक्विलिब्रियम भी तीन तरह का होता है, एक होता है स्टेबल, एक तो कैसा होता है, स्टेबल, एक होता है हमारे पास अनस्टेबल, और एक कौन सा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहा गया, एक कटोरा ऐसे रखा है, दूसरा कटोरा ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है, और तीसरी मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस। अरे क्लियर है?
तो देखना, अगर मैं इस सीधे कटोरे के अंदर पानी भरता हुआ कटोरा, इसका बेटा रहेगा ये, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। अब देखो, अगर इसको यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, मान लो इसको यहां से उठा के मैं यहां रख दूं, मैंने इसको उधर भगाया, बोलो ये भाग जाएगा कि वापस लौट के आएगा? ये वापस लौट के आएगा, ठीक है ना। और लौट करके यहाँ करके क्या करेगा, ऐसे ओसिलेशन, क्या करेगा ऐसे में ओसिलेशन, और वो ऐसे चेम भी हो सकता है। अरे क्लियर है? पार्टिकल को, सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब कर दो तुम, ठीक है, और वो वापस से उसी जगह पे लौट के आना चाहे, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है? जबकि यहीं पे ये उल्टे कटोरे, इसमें हमने कंचे को रख दिया, ठीक है ना, ये चुपचाप पड़ा रहेगा, तुम नहीं चढ़ोगे तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। क्या ये? अब अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, मान लो उठा के यहाँ रख दिया, तो बोलो तुमने इधर शिफ्ट किया तो ये वापस लौटने की जहमत उठाएगा कि तुमने इधर भगाया, ये उधर ही भाग जाएगा? लौटेगा, क्या कर जाएगा, भाग जाएगा, क्या कर जाएगा ये? अरे क्लियर है के बात? तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? यहाँ रखा है, इक्विलिब्रियम में है, उठा के आगे रख दिया तो न तो लौटेगा और न भागेगा, जहां उठा के रख दिया वहां बेटा रहेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वाले केस में क्या है, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी, फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो है। इसका मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो अपन चेक करते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल। तो तुम सोच के देखना, डाइपोल ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब पी जो है ना वो इधर है, और पी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसका मतलब माइनस इधर रखा है और प्लस कहाँ रखा है? इधर। किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस पे किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्विलिब्रियम है। अरे क्लियर है? अब तुम्हें चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल, तो इसको क्या करो, थोड़ा डिस्टर्ब करो। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, थोड़ा सा क्या कर दूं, ऐसे घुमा दूं, ठीक है ना, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, मान लो किसी एंगल पे ले गया मैं, थीटा पे। अरे बोलो भाई, जीरो वाली कंडीशन तो इक्विलिब्रियम है। अब छेड़ना है का मतलब क्या? जीरो वाली कंडीशन से डिस्टर्ब करो। तो मान लो मैंने जीरो वाली कंडीशन को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वापस वही प्लस पे किधर लेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस पे किधर लेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोटो को देख करके बताओ, तुमने यूं घुमाया, ये इधर ही भाग जाएगा कि वापस लौटेगा? लौटेगा नहीं लौटेगा? देखो ना, ये ऐसे है तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये यूं नहीं घूमेगा, ये चाहेगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है बेटा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहां इनको ऐसे भी डिफाइन किया जाता था कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अपने लोकल इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है वो? तो आगे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तब देखना, इस वाले केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो क्लियर बात? चलो देखो, ये तो हो गया पी और ई दोनों पैरेलल हो गए। अब पी और ई दोनों को एंटी पैरेलल करते हैं, तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि इफ पी जो है एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, देन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, यहाँ से एक चीज और ध्यान से सुन लेना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ठीक है, मतलब इसके अलावा और किसी कंडीशन में अगर डाइपोल रखा है और उस पर टॉर्क लग रहा है, तो वो टॉर्क क्या चाहेगा कि वो इसी सिचुएशन में है। क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा इंस्ट्रक्ट करता है, बोलो सीधे सीधे बैठ जा, क्या कर जा? सीधे सीधे बैठ जा, नहीं तो ठोक ठोक के क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। सीधे सीधे बैठ जा, नहीं तो ठोक ठोक के क्या, वो सीधा बैठ गया। सीधे सीधे बैठ जा, नहीं तो ठोक ठोक के क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। ठोक ठोक के मतलब, और किसी एंगल पे अगर तेने रखा तो मैं तेरे पे टॉर्क लगाऊंगा और घुमा के क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, घुमा के क्या कर दूंगा। चले ना यहाँ तक बात, ठीक है।
चलो भाई, तो यहाँ से एक बात और पता चल जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क लगा के उसको क्या कर देता है, सीधा। अरे क्लियर है? अरे बोलो। पहले ई के, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पी इसके अपोजिट है, अपोजिट का मतलब उल्टा मुंह करके बैठा है ये, ठीक है ना। तो बताओ थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। अगेन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए नेट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। अब टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क क्या होगा बेटा, पी ई साइन थीटा। और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, थीटा की जगह लिखोगे 180। और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। अगेन देखो फोर्स तो जीरो था ही सही, मतलब ये भी क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम। तो चेक करते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो देखो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और पी जो है ना वो इसके अपोजिट है। पी की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फ्रॉम माइनस, और प्लस किधर रखा है, इधर। तभी तो पी की डायरेक्शन किधर से किधर है। अब प्लस पे किधर फोर्स लेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये इक्विलिब्रियम है। अब मेरे को चेक करना है ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा छेड़ दूँ। तो मान लो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये प्लस को यहाँ रख दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, ये प्लस इधर आ गया और माइनस। तो बता प्लस पे किधर लगेगा और माइनस पे किधर लगेगा। अब ध्यान से देखना, ऐसे रखा था और तेने इसको घुमा दिया, ठीक है ना। घुमा, तेने यूं घुमाया, यूं घुमा दिया, घुमाने के बाद इस पे फोर्स लग रहा है यूं। तो बोल ये लौटेगा कि उधर ही घूम जाएगा। अरे बता, ये ऐसे रखा था, तेने यूं घुमा दिया। अब यूं घुमाने के बाद फोर्स कैसे लग रहा है, इस पे यूं लग रहा है और इस पे यूं लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये वापस इसको वहां लाएगा कि उधर ही घुमा देगा, उधर ही घुमा देगा। अरे बोलो, तो तुमने छेड़ा और उसने वापस आने की कोशिश करी या उधर ही भाग गया, उधर ही भाग गया। तो इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात। एक थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं, जिसमें पी और ई आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थर्ड कंडीशन अपन देखें, तो थर्ड कंडीशन है कि इफ पी जो है परपेंडिकुलर ई, देन अगर पी और ई आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ये ई तो इधर है और पी हो गया इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो बोलो थीटा कितना हो गया, 90। तो नेट फोर्स तो अभी भी क्या है, जीरो। नेट फोर्स तो अभी भी क्या है, क्लियर बात। अब टोर्क देखते हैं, तो टोर्क कितना आएगा, पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और साइन 1 के ऊपर कहाँ जाएगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस में जो टोर्क आया हमारे पास वो आया पीई, और वो क्या है, मैक्सिमम। क्या है वो, अरे क्लियर है। तो जब पी और ई परपेंडिकुलर होते हैं, या बोल लो पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो डाइपोल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क। डाइपोल पे डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, मैक्सिमम टॉर्क। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम वाले का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है कि डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क जो है किस कंडीशन में लगता है, जब पी परपेंडिकुलर हो ई के। For what angle between P and E dipole experiences maximum torque? So for what angle, theta equals to 90 degree. For 90 degree angle between P and E, dipole experiences maximum torque. Dipole experiences maximum torque. कोई दिक्कत, पक्का, डन। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको। तो क्या क्या चीज देखी अपन ने, सुनना, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक, तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा उस पर, एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। कोई फ्रेंड बट नहीं, कोई इफ बट नहीं, तेरी मर्जी में आए जैसे रख देना, आड़ा रख, खड़ा रख, मोड़ के रख, तेरी इच्छा हो जैसे रख। अरे क्लियर है क्या बात। नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, ठीक है। और टोर्क जो है वो लगेगा, और उसका फॉर्मूला है पी साइन थीटा। और ये भी दो कंडीशन में नहीं लगता है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो टोर्क क्या हो जाएगा, जीरो। या थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो भी क्या होगा, जीरो।
अरे क्लियर है क्या बात? इन दो कंडीशन में नहीं लगता है, टॉर्क भी इन दो कंडीशन में नहीं लगता है। तो अगर कोई तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स तो नहीं लगता है, क्या टॉर्क लगता ही लगता है? तो आंसर क्या है? दो कंडीशन है जिसमें नहीं लगता है, ठीक है ना, 0 और 180, ये दो कंडीशन ऐसी जिसमें नहीं लगेगा। क्लियर है? तो क्या ऐसा कहना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे हमेशा टॉर्क लगता है? बोलो सही है गलत है? अरे बोलो सही है गलत है? गलत है, हमेशा ही थोड़ी लगता है टॉर्क, ठीक है ना, ये दो कंडीशन है जिसमें नहीं भी लगता है। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ, दो स्टेटमेंट में बोलता हूँ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना तुम, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में एक्सपीरियंस फोर्स, बोले गलत है सही है? गलत है कि पूरे तरीके से गलत है, फोर्स तो लगता ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं कहूँ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मस्ट एक्सपीरियंस टॉर्क, डाइपोल टॉर्क जरूर जरूर जो है एक्सपीरियंस करता है। तो बोलो सही है गलत है? ये भी गलत है, जरूरी थोड़ी है। अगर इन दो कंडीशन में रखा हो तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। बट यहीं पे मैं कहूँ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में एक्सपीरियंस टॉर्क, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, करेगा ही सही, पर ये गलत है क्योंकि ये दो कंडीशन ऐसी है जिसमें नहीं करता है। अरे बोलो, पर वहीं पे अगर तेरा डाइपोल का आ जाए बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? या तो वैल्यू अलग, या डायरेक्शन अलग, या फिर दोनों अलग, ठीक है ना। अगर तेने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कहीं इंटेंसिटी कम होगी और कहीं पे क्या होगी ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है। और इसमें तेरे डाइपोल को ऐसे रख दिया, मान लो आड़ा पटक दिया, ये माइनस और ये प्लस, ये क्यू और ये क्यू को तो रखा पॉइंट ए पे, और ये वाले प्लस क्यू को रखा पॉइंट बी पे। क्लियर है? अब मैं पूछता हूँ, बता इसमें नेट फोर्स निकाल, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट ए पे इंटेंसिटी ई ए है और पॉइंट बी पे ई बी है, तो फिर लाइन की प्रॉपर्टी पड़ गई, आया पढ़, बताओ ई ए ई बी में क्या रिलेशन होगा? ई ए ई बी में क्या रिलेशन होगा? ये बड़ा है, ई बी छोटा है, देखो ना यहाँ पास पास है, क्राउडिंग ज्यादा और यहाँ क्राउडिंग कम, ठीक है ना। तो अपने को पता है ई ए की जो वैल्यू है वो ई बी से क्या है, ज्यादा। अब बता, माइनस क्यू कहाँ रखा है, जहाँ इंटेंसिटी ई है, तो माइनस क्यू पे कितना फोर्स लेगा, क्यू इंटू ई है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू पे लगा क्यू इंटू ई है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात? और प्लस क्यू पे कितना लेगा, प्लस क्यू कहाँ रखा है, वहां रखा है जहाँ इंटेंसिटी क्या है, ई बी, क्या है? क्लियर बात? तो बोलो इस पे कितना फोर्स लेगा, क्यू इंटू ई बी, और ये पॉजिटिव है तो कितना लेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइपोल पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है क्यू इंटू ई है, और दूसरा इधर लग रहा है क्यू इंटू ई बी। बोलो दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, पर आज जो झगड़ा है वो बराबर का है कि कम ज्यादा का है? कम ज्यादा का है। देखो ना, ई ए की वैल्यू बढ़ी और ई बी की वैल्यू बढ़ी, इसलिए ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स, तो इसमें नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, जो कि नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे कैसे ही रख दो, नेट फोर्स लगता ही लगता है, लगता ही लगता है, लगकर ही रहता है, लगकर ही रहता है। अरे क्लियर बात? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल चला गया तो फिर वो कैसे ही बैठ जाओ, अरे क्लियर बात, उस पर फोर्स लगेगा और लगकर ही रहेगा। अरे क्लियर बात? तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा लगता ही लगता है, ठीक है ना। तेरी इच्छा हो जो ओरिएंटेशन बना देना, तेरी इच्छा हो जिस डिजाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना। क्लियर बात? अगर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो डाइपोल पे फोर्स लगेगा कि लगकर ही रहेगा, लगकर ही रहेगा। क्लियर बात? बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क जो है वो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, जैसे ये वाला जो केस मैंने बताया था जिसमें डाइपोल ऐसे रखा था ये। अरे क्लियर? तो इसमें इधर क्या था प्लस और इधर क्या था माइनस, ठीक है। इधर से पकड़ के इधर खींचा, इधर से पकड़ के इधर खींचा, अब तू सोच के बता, ये चीज है, इधर से खींच रहे इधर से भी खींच रहे, अरे क्लियर है, और इधर से ज्यादा खींच रहे, तो इधर से ज्यादा खींच रहे तो ये ऐसे इधर चली जाएगी, पर घूमेगी क्या? घूमने के लिए क्या जरूरी, ध्यान सुनना, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम, तो फिर टॉर्क भी नहीं लगेगा, टॉर्क भी। अरे क्लियर है क्या बात, पक्का, ठीक है ना। तो टॉर्क के बारे में अपन क्या बोले, टॉर्क जो है मैं जीरो और मैं नॉट जीरो, मैं जीरो और मैं नॉट
तो टॉर्क 0 भी हो सकता है। अरे क्लियर है क्या? टो इक्वल्स टू 0, और टॉर्क जो है 0 भी हो सकता है, टॉर्क जो है नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और टॉर्क जो है वो 0 भी हो सकता है। अरे क्लियर है? तो क्या यहाँ से पता चला अपने को, यूनिफॉर्म में रखोगे तो फोर्स 0 होगा कि होकर ही रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो फोर्स फोर्स नॉन जीरो, फोर्स लगेगा कि लगकर ही रहेगा, लगकर ही रहेगा। क्लियर बात? तो देखो यहाँ से ना इस तरह के छोटे नीट एग्जाम लेवल तक के इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सुनना इधर, क्वेश्चन दे दिया कि ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन क्या दे दिया अपने को, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल कैन एक्सपीरियंस, एक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है ना। और ऑप्शन में लिखा ओनली फोर्स, दूसरा लिखा ओनली टॉर्क, तीसरा लिखा नो फोर्स एंड नो टॉर्क, नो फोर्स एंड नो टॉर्क, और चौथा ऑप्शन दिया एफ एंड फोर्स एंड टॉर्क बोथ। तो बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? तो अपने को पता फोर्स तो कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता है, तो सिर्फ क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? टॉर्क। क्या कर सकता है? अरे क्लियर, यूनिफॉर्म में। और वहीं पे अगर मैं यूनिफॉर्म की जगह इसको कर दूं नॉन यूनिफॉर्म, कैसा कर दूं इसको, तब क्या होगा? फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है और टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्स एंड टॉर्क बोथ, फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर बात? चलो तो आज इतना ही रखते हैं अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात, ठीक है।